हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे स्ट्रेन की और हुक्स लॉ, और फिर इसके बाद में हमारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो किस नाम से जाना जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आपको इस कंसेप्ट को, आज के वीडियो के कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी को 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बी सेफ एंड एंजॉय द न्यू ईयर, बट आप अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखिए और सेफ्टी के साथ में एंजॉयमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, तो अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो जब भी, जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने बात की थी, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना लिंक दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। पिछले वीडियो को उस पे हमने बात की थी कि स्ट्रेसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो जब भी किसी बॉडी पे कोई भी स्ट्रेस लगाया जाएगा तो उस बॉडी पे क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, उसके शेप, साइज या स्ट्रक्चर, वॉल्यूम पे चेंज आएगा। और वो चेंज अगर कंपेयर किया जाए, अगर रेशियो लिया जाए विद द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से, तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को नाम दिया गया है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन बेसिकली एक तरह का कंपैरिजन है कि कितना बॉडी पे चेंज आया है और वो प्रीवियसली उसी कॉन्फ़िगरेशन पे कितना अमाउंट पे उसकी वैल्यू थी। तो ये जो रेशियो है ये कहलाता है क्या, हमारा स्ट्रेन। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कैसे बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन तो अगर हम स्ट्रेन को डिफाइन करने चले तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसा कि मैंने अभी बताया, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रेस, कि आप किस टाइप का स्ट्रेस बॉडी पे लगा रहे हैं, उसी पे बेस्ड उस पे क्या आने वाली है, स्ट्रेन डेवलप होने वाली है। तो अब हमने स्ट्रेस कितने टाइप के पढ़े थे, हमारे पास में 3 टाइप के स्ट्रेस थे। सबसे पहला था टेंसाइल, दूसरा था हमारा बल्क या हाइड्रोलिक, और तीसरा हमारे पास में था क्या, शियर, जिसको हमने बोला था टेंजेंशियल। तो इस तरीके से हमारे पास 3 टाइप के स्ट्रेस थे। डिपेंडिंग अपॉन दोस 3 टाइप्स हमारे पास में ये 3 टाइप की स्ट्रेन्स डेवलप होने वाली हैं, जिसको हम अभी एनलिस्ट करने वाले हैं अंडर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में। तो हमारे पास में अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पे हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहला हमारे पास में है टेंसाइल और लीनियर और लॉन्जिट्यूडनल।
लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब अगर आपने टेंजाइल स्ट्रेस लगाया, वो हो सकता है कंप्रेसिव हो सकता है एलोंगेटिव हो, तो वो जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, वो नॉर्मल स्ट्रेस क्या करेगा, उस वायर की लेंथ को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। तो उस पे चेंज कितना हुआ है, फाइनल लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से माइनस कर देंगे तो चेंज आ जाएगा। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या कहला जाएगा, टेंजाइल या फिर लीनियर या फिर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये कहलाता है हमारा क्या, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं अपने अगले टाइप की। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है बल्क और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अगर किसी बॉडी पे बल्क स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस आपने लगाया, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस लगाया, तो उसके वॉल्यूम में या तो इंक्रीज आएगा या तो डिक्रीज आएगा, या तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा फाइनली या तो कम होगा। तो इस तरीके से हमारे पास में चेंज इन वॉल्यूम, चेंज कैसे मिलेगा, फाइनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम माइनस इनिशियल वैल्यू, ये मिल गया हमें चेंज। डिवाइड कर दीजिए इसको ओरिजिनल प्रीवियस वॉल्यूम से, इनिशियल वॉल्यूम से, तो ये मिल जाएगा आपको क्या रेशियो, बल्क या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हम इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा V अपॉन V इज गोइंग टू बी बल्क और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप आ रहा है, दैट इज थर्ड वन, and the third one is shear strain. shear strain। अब ये जो shear strain है, ये अगर हमने shear stress लगाया है, shear stress कैसे, एक बार फिर से अगर रिकैप पे चले, तो हमने क्या किया, एक क्यूबोइडल बॉडी ली और उस क्यूबोइडल बॉडी के लोअर फेस को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, और अपर फेस में हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। तो ये क्या करेगा, बॉडी के ये दोनों वॉल्स को, साइड वॉल्स को स्लैंटिंग पोजीशन पे ला देगा। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरीके का अपीयर होगा। सपोज ओरिजिनली हमारे पास में ये स्ट्रक्चर है, अभी इस स्ट्रक्चर पे अगर आपने क्या किया कि कीपिंग दिस अप लोअर फेस फिक्स्ड, और आपने इसके ये वाले फेस को फिक्स कर दीजिए, फिक्स, और अपर को ऐसा फोर्स लगाइए, तो क्या होगा, ये वाली जो साइड है, ये साइड ऐसी आने वाली है, देन ये वाली साइड ऐसी आने वाली है, देन ये वाली साइड ऐसी आने वाली है, और ये वाली फाइनली साइड ऐसे आने वाली है। तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, और इधर पे ये एंगल थीटा फॉर्म होगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एल कहेंगे, और ये एल है। तो इस तरीके से हमारा जो shear स्ट्रेन है tan थीटा, वो आ जाएगा हमारे पास में डेल्टा एल बाय एल। तो ये हमारा shear स्ट्रेन था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हुक्स लॉ। तो
जैसा मैंने बताया कि इनका पूरा नाम रॉबर्ट हुक था और रॉबर्ट हुक ने ये जो लॉ है इसको 1676 में दिया था और उन्होंने ये बोला कि हर मटेरियल का अपना एक इलास्टिक लिमिट होता है। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या चीज है? जब वो मैक्सिमम वैल्यू है अप्लाइड फोर्स का या अप्लाइड स्ट्रेस का, जिसको हटाने पे बॉडी अपने प्रीवियस लेंथ या प्रीवियस शेप या प्रीवियस वॉल्यूम को रीगेन कर जाए कंफर्टेबली, तो उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को, लोड को हम क्या बोल देंगे? इलास्टिक लिमिट फॉर दैट ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो इन्होंने ये बोला कि विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस अप्लाइड टू एनी बॉडी remains proportional to the strain developed on the body। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन रहती है अगर आप वो जो स्ट्रेस है, प्रोवाइडेड की स्ट्रेस जो आप लगा रहे हैं टू प्रोड्यूस स्ट्रेन, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए उस मटेरियल की। इट शुड नॉट एक्सीड एट ऑल। तो हम अगर इस स्टेटमेंट को लिखें within the elastic limit the stress applied to any body is proportional to the strain developed in the body। That is within limit of elasticity, stress proportional to strain। अब अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, so you are going to have a straight graph। यहां पे आप स्ट्रेस, यहां पे आप स्ट्रेन, या आप उल्टा कर दीजिए, स्ट्रेस यहां पे ले लीजिए, स्ट्रेन यहां पे ले लीजिए। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाने वाला है, या यूं कहें कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये जो स्ट्रेस है ये किस नेचर का है, किस टाइप का है? इस नेचर ऑफ स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ स्ट्रेन। उस बॉडी पे जो स्ट्रेन आने वाला है वो स्ट्रेस पे डिपेंडेंट होगा। और जब हम इस स्ट्रेस और स्ट्रेन के सेम नेचर ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के का रेशियो लेते हैं तो वो रेशियो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को हम इलास्टिक मॉड्यूली या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? द कांस्टेंट हियर इज कॉल्ड मॉड्यूलस of elasticity or elastic moduli।
तो अब जैसा हमने देखा कि स्ट्रेस हमारे पास में कितने टाइप के हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस आर देयर, और वो 3 टाइप के स्ट्रेस पे बेस्ड हमारे पास में स्ट्रेन्स कितनी है, अगेन 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स वी हैव। तो ऑब्वियसली कि जब हम उन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारे पास फिर से कितने टाइप की इलास्टिक मॉड्यूली आएंगी, 3 टाइप की इलास्टिक मॉड्यूली आएंगी। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस स्ट्रेट अवे दोस 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉड्यूली। तो सबसे पहला हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज Young's modulus of elasticity। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल का वो रेशियो है जो कि हम उस पे नॉर्मल स्ट्रेस या टेंजाइल स्ट्रेस लगाते हैं और वो उस पे स्ट्रेन डेवलप करता है लॉन्जिट्यूडनल, लीनियर या फिर लेटरल। तो हम इसको क्या लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y एंड इट इज द रेशियो ऑफ टेंजाइल स्ट्रेस to longitudinal or linear or lateral strain। अब इसको भी हम अगर सपोज कि हमारे पास में एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से हमारे पास में एक वायर है जिसको हमने ऐसे हैंग करके रखा हुआ है एंड द लेंथ ऑफ वायर इज से L, और इस वायर का जो रेडियस है ये रेडियस है स्मॉल r एंड दिस इज द लेंथ L। और इस वायर पे जैसे ही हमने लोड अप्लाई किया तो इस पे डिफॉर्मेशन आया और इसकी जो लेंथ है वो स्ट्रेच होके फाइनली हो जाती है L प्लस स्मॉल l। तो ये जो चेंज आएगा इट इज स्मॉल l और लोड हमने इस पे लगा रखा है सपोज mg। तो हमारा जो टेंजाइल स्ट्रेस है वो टेंजाइल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा क्या डेवलप होने वाला है, इट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अभी हम इसको क्या लिखने वाले हैं, mg इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वेयर इंटू स्मॉल l। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो और अगर हम इस mg को इन जनरल क्या लिखें, f, और इस पाई आर स्क्वेयर को इन जनरल क्या लिखें, a, और लेंथ हमारा जो चेंज है, चेंज इन लेंथ, लेट इट बी दिस स्मॉल l एंड कैपिटल L बी द ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है और इस जनरल फॉर्म पे हम क्या लिखेंगे, FL अपॉन A इंटू स्मॉल l। अब हम इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यंग्स मॉड्यूलस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो अगर हमने यहां पे कंसिडरेशन क्या लिया, इफ L is 1 meter and small l is also 1 meter and A is also 1 meter square, then y is equal to capital F। तो इस तरीके से हम अपने यंग्स मॉड्यूलस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
Young's modulus of elasticity is that amount of force which is needed for unit length of wire having unit area of cross section to get elongated by unit. So that force is called Young's modulus of elasticity. अब हम इसका SI यूनिट लिखते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला समझते हैं. सो द SI unit is going to be the unit of stress, that is Newton per square meter. Newton per square meter. अब ये L और L सेम यूनिट होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास खाली ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर वहां पे बच जाएगा. तो अब इसी तरीके से अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बनाना चाहें तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इट इज m, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml_t-2 और ये L2 ऊपर जाके क्या बना देगा? ml-1t-2. ये हमारे पास में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा. जेई नीट में बहुत फ्रीक्वेंटली उस पे क्वेश्चंस आते हैं एंड दैट इज थिक वायर हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम. तो उस पे हम यंग्स मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स सी दैट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज थिक uniform rope hanging from the ceiling of a room. चलिए, तो इस पे अपन एक वायर ले लेते हैं, रोप ले लेते हैं जिसको हम सीलिंग से हैंग करके रखते हैं और इसके बाद में उस पे हम यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. सपोज दिस इज द सीलिंग और इस सीलिंग पे हमारे पास में सपोज दिस इज द वन एंड ऑफ रोप और यहां पे हमारे पास में ये थिक रोप है. इसको हमने ऐसे हैंग करके रखा है. अब क्या होगा? इस हैंगिंग रोप में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इस वायर के लेंथ के L/2 पे लाई करेगा. अब ये अपने वेट की वजह से क्या होगा? नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा स्मॉल अमाउंट से. ये उसकी कंप्लीट लेंथ है L. अब हम बात करते हैं इस पे यंग्स मॉड्यूलस की Y. तो यंग्स मॉड्यूलस हम क्या लिख सकते हैं इस पे हम लिखेंगे क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेस यहां पे हमारा क्या लग रहा है? फोर्स mg पर यूनिट एरिया. तो अब हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? एरिया. सपोज लेट इट बी A. अभी हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A लेके चलते हैं एंड देन वी हैव चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास में क्या है? से इट इज L. अब यहां पे समझने वाली बात ये है, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला मैंने लिखा. अब इस केस में, इस रोप के केस में समझने वाली बात ये है कि हमारे पास में ये जो लेंथ है, ये लेंथ हम कितना लेंगे? ये लेंथ एक्चुअली हम वो लेंथ लेंगे जहां पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है फ्रॉम दिस फिक्स्ड एंड. तो हैंगिंग एंड, तो ये कितने पे लाई कर रहा है? L/2 पे. तो यहां पे हम L ना लेके क्या ले लेंगे? L/2. तो हमने इसको क्या लिया? L/2. तो अब ये फॉर्मूला हमारा कैसे मॉडिफाई होगा? इसको हम लिखेंगे mg इंटू L/2 अपॉन
A इंटू स्मॉल l। अब इस मास को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू लेंथ ऑफ द वायर इंटू डेंसिटी। ये वॉल्यूम और ये डेंसिटी, तो ये बन गया क्या, मास इंटू ग्रेविटी इंटू L/2 अपॉन दिस इज A इंटू L। अब यहां पे हमारे पास में अगला जो नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं, A कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद में इट विल बी 1/2, ये 1/2 L स्क्वेयर रो G L स्क्वेयर अपॉन स्मॉल l। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और दूसरा टाइप का हमारा इलास्टिक मॉड्यूली है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो सेकेंड नंबर, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये जो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल B। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटीरियल, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस applied on any body taken over the volumetric strain caused on the body is called bulk modulus of elasticity। तो bulk modulus of elasticity एक्चुअली द रेशियो है किस किस का, हाइड्रोलिक स्ट्रेस का, जिसको हम प्रेशर भी बोल सकते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। तो हम इसको अगर डिफाइन करें तो विद इन the limit of elasticity bulk modulus is hydraulic stress upon volumetric स्ट्रेन। ओके, अब हम बात कर लें कि जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, इस हाइड्रोलिक स्ट्रेस को हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रेशर डेल्टा P, एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा V अपॉन ओरिजिनल V। अब यहां पे समझने की बात यह है कि सपोज हमारे पास ओरिजिनली बॉडी, ऐसी एक कोई बॉडी है हमारे पास में, और इस बॉडी पे हमने क्या किया कि वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगाया। और जब वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेस हम लगाते हैं तो इस पे हमने क्या किया, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स फ्रॉम ऑल इट्स डायरेक्शन लगाया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका जो वॉल्यूम है वो फाइनली इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर गया बाय से डेल्टा V, एंड दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। तो ये जो V है ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, और फाइनली इस पे V माइनस डेल्टा V ये हमारे पास में फाइनल वॉल्यूम है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पे हमें चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, माइनस डेल्टा V, और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे प्रीवियस वॉल्यूम से तो ये हमें क्या दे देगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दे देगा। ओके, अब अगर हमारे पास में ये चीज बहुत ही स्मॉल है, चेंज इन वॉल्यूम भी बहुत स्मॉल है, और हमने जो अप्लाई किया हुआ है प्रेशर या स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट का है, तो उस कंडीशन पे हम इसी बल्क मॉड्यूलस को क्या लिख सकते हैं, फॉर वेरी स्मॉल चेंजेस वी कैन राइट B to B equals to
dp अपॉन dv अपॉन v माइनस, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, v dp अपॉन dv, ये हमारे पास में बल्क मॉडुलस बन जाएगा। ओके, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिजेंबल करता हुआ हमारे पास में नेक्स्ट टर्म है जो कि हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ एनी बॉडी। तो हम आगे चल रहे हैं विद कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर हम कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करें सबसे पहले, तो compressibility is nothing but it is the reciprocal of bulk modulus of elasticity. Once we have the value of bulk modulus, we can directly have the inverse of it, and that inverse taken, that reciprocal taken will be the value of compressibility of the material. तो हम compressibility को क्या लिख सकते हैं, it is the reciprocal of the bulk modulus of elasticity. That is, compressibility C is equal to 1 upon B। तो इसको कभी कभी K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और K, तो अब कंप्रेसिबिलिटी का हमारे पास में जो SI यूनिट आने वाला है, वो SI यूनिट हमने बल्क मॉडुलस के लिए क्या लिखा हुआ था, बल्क मॉडुलस के लिए हमने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिखा हुआ था। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, जस्ट इनवर्स। और ठीक इसी तरीके से अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हमारे पास में वो भी जस्ट रेसिप्रोकल होने वाला है, m-1 L/T2। Okay, now we move on to the next, third and last type of elastic moduli, that is modulus of rigidity। तो अब हमारे पास में तीसरा टाइप का जो that is shear modulus or modulus of rigidity, जिसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन इट। तो ये बेसिकली रेशियो है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का। तो हम इसको लिख सकते हैं विद इन elastic limit of the material, it is the ratio G equal to tangential stress upon shear स्ट्रेन। तो सपोज कि टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय से कैपिटल T, एंड शियर स्ट्रेन वी आर हैविंग थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये जो वैल्यू आएगी, इस T की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, इस T की वैल्यू हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड theta is change in length upon original length, small l upon capital L। तो ये आपको ध्यान आ रहा होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नीचे के फेस को फिक्स करना है, अपर फेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाना है, और वो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ दैट फेस विल बी कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसको हम कैपिटल T लिख रहे हैं, और F/A इज द रेशियो
फॉर दिस टेंजेंशियल स्ट्रेस। और वहां पे ये जो साइड्स हैं, ये साइड स्लैंटिंग पोजीशन पे जाती हैं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है अपर पार्ट पे ऑफ दिस साइड वॉल, तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम उसकी ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो थीटा है वो आ जाता है, जिसको हम कह रहे हैं क्या, शियर स्ट्रेन।